हम लोग अभी तक सीखे काइनेमेटिक क्वांटिटीज के बारे में कि वो क्या होती हैं और उनका ग्राफ पे जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है ना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और देखो होता है कि जब मोशन हो रहा हो तो दो बातें हो सकती हैं, या तो एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, वेरी कर रहा हो। तो दोनों बातों को अलग अलग करके हम लोग सीख लिया जाए। पहले तो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या क्या होगा, कैसे स्टडी करेंगे मोशन को। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो वैलिड हो जाती हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में ही ये इक्वेशंस वैलिड होती हैं। और इन इक्वेशंस को यूज करके हम लोग अ, बिना कैलकुलस यूज किए इन इक्वेशंस की मदद से ही इक्वेशंस को स्टडी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी सारे आंसर्स आएंगे। वरना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल हुआ, तब हमको कैलकुलस की मदद लेनी पड़ती है। मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब पे जाना पड़ता है ना। तो पहले तो वो जो इक्वेशंस हैं मोशन के जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर वैलिड होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम वही मोशन पहले डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अच्छा, जब हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है ना। तब बोलेंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। चलिए, आप लोग पहले से वैसे ये इक्वेशंस जानते रहे होंगे, लेकिन एक बार हम लिख देते हैं। कुछ इक्वेशंस हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में वैलिड हो। देखो हम लिख के बता रहे कौन कौन सी। इफ एक्सेलरेशन if acceleration is constant, तो एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, क्यों ना ऐसा करें हम लोग कि थोड़ा डिराइव भी कर लेते हैं ना। आप ये डेरिवेशन पहले सीख चुके होंगे अपने स्कूल में, लेकिन फिर भी एक बार हम डिराइव कर लेते हैं। देखो, अगर पहले तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, डीवी बाई डी टी, है ना। तो dt को इस तरफ ले आते हैं तो ए डी टी इज इक्वल टू डीवी हो गया। और दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ पर a कांस्टेंट है। देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए, a टाइम्स इंटीग्रल dt हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv। लिमिट रख दें इनिशियल से फाइनल। तो वेलोसिटी का लिमिट यहाँ पर देखो, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको u और v लिख दिए। टाइम इनिशियल के लिए 0 और t टाइम तक की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर दिस विल बी a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट 0 एंड t इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर ब्रैकेट u एंड v। तो ये हो जाएगा a इंटू टी माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू v माइनस u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉरी। तो यहाँ से v को एक साइड ले आए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, जो कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो अगर हम फर्दर इसके आगे बढ़े, v को लिखें dx बाई डी टी, तो दिस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और dx विल बी इक्वल टू dt को दूसरी तरफ ले जाएं तो u प्लस ए टी टाइम्स dt हो गया। तो अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लें, t इज इक्वल टू 0 से t तक जाएं और इनिशियल से फाइनल, तो इसको एक्स आई और एक्स एफ लिख दे रहे हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट हो गया इनिशियल एंड फाइनल इज इक्वल टू यू टी, और ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, a इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ऐसा होता है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और लिमिट 0 से t हो गया। और इसके बाद ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू यू इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये हुआ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स एफ माइनस एक्स आई मतलब डेल्टा एक्स हो गया इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस ए बाई टू इंटू टी स्क्वायर हुआ। और यही जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट ना, इसको हम लोग अब एस लिखने वाले हैं।
वो तो लिखने का ढंग है, नहीं लिख इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू टी प्लस ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, दो बातें हो गई। अगेन अब हम लोग थोड़ी देर पहले ये लिखे थे ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लें तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू, तो यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर ना, यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी, ऐसा होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर, और यहाँ पर देखो दिख रहा है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ हमारे में देखो ए, यहाँ पर ए टी स्क्वायर का टर्म आया था ना, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर बनाना होगा इसको, तो इसमें से हम बाहर ले लें कितना, ए बाहर ले लें, और इनफैक्ट देखो ऐसे कर रहे हैं, टू ए बाहर ले रहे हैं, इतने में से टू ए कॉमन ले लिए, तो देखो क्या बचा, तो पहला वाला टर्म तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये वाला जो टर्म है हाफ, देखो टू ए से मल्टीप्लाई करो तो टू और टू कैंसिल, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस ये जो दूसरा वाला टर्म है उसकी जगह क्या बचा, टू ए बाहर लेने के बाद यू टी, है ना, देखो जब टू ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू टी से तो ये बनेगा टू यू ए टी, है ना। अब इतना जो ये चीज बना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, अभी हम लोग प्रूव किए थे, तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस, ये नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हो गई, है कि नहीं। और एक और ये है कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इतना, ये कब से कब तक के टाइम के लिए है, t इज इक्वल टू जीरो से लेके t इक्वल टू टी, जीरो से लेके t तक के टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे कोई कहे कि जीरो से लेके 5 सेकंड तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम यहाँ पे t की जगह 5 पुट कर देंगे, तो u इंटू फाइव प्लस हाफ a इंटू फाइव स्क्वायर, ये हो जाएगा t इक्वल टू जीरो से लेके t इक्वल टू 5 तक का डिस्प्लेसमेंट। अब हम पता करने जा रहे हैं किसी nth सेकंड का, एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम कहते हैं कि nth सेकंड, तो इसका क्या सेंस है पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, या फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, या थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो ये होता है nth सेकंड, तो इसका सेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब कोई कहे आपसे कि हमको nth सेकंड, या ऐसे कोई एग्जांपल लेके बोलते हैं हम, जब कोई कहे कि हमको फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 3 से लेके t इक्वल टू 4 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलते हैं फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 3 से लेके t इक्वल टू 4 तक का डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जैसे कि किसी मोशन का फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड कौन सा होता है, t इक्वल टू 0 से 1 वाला, फिर कोई कहे कि अच्छा दूसरा सेकंड कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे t इक्वल टू 1 से 2 वाला। इसी तरह से थर्ड सेकंड कौन सा होता है, t इक्वल टू 2 से 3 वाला। उसी तरह फोर्थ सेकंड कौन सा होगा, t इक्वल टू 3 से 4 वाला। तो ये जो टाइम इंटरवल है एक सेकंड का, t इक्वल टू 3 से लेकर t इक्वल टू 4 तक का, ये जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको बोलेंगे ये फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है ना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, अब जैसे यहाँ t इक्वल टू 4 पुट कर दें, तो ये फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 तक का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जब से मोशन मतलब ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 तक का डिस्प्लेसमेंट बताएगा ये जो फॉर्मूला है, t की जगह 4 पुट करने पर। लेकिन अब हम जो पता करने जा रहे हैं वो है फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि t इक्वल टू 3 से 4 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो देखो एक तरीका क्या हो सकता है, हमको अगर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा n के टर्म्स में भी एक बार बोल दें nth सेकंड का क्या मतलब, जैसे फोर्थ सेकंड था ना t इक्वल टू 3 से 4 तक का डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे जब, तो इसका मतलब होगा t इक्वल टू n माइनस 1 से लेके t इक्वल टू n तक का डिस्प्लेसमेंट, है ना।
चलिए अच्छा, तो कोई कहे कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू n-1 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए। ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसके लिए। फिर t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू n तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है s और ये वाला डिस्प्लेसमेंट मान लो s डैश है ना। और हमको चाहिए t इक्वल टू n-1 से लेके t इक्वल टू n तक का डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले में से 0 से n तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से ये घटा देते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 से n-1 तक वाला, है ना। मतलब s डैश माइनस s कर दिया जाए तो ये s nth आ जाएगा, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए t इक्वल टू 0 से n तक में कितना हुआ, उसमें से घटा दिए 0 से n-1 तक जितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, तो t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n तक का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चले, अच्छा एक बार इसको लिख देते हैं। तो 0 से n-1 तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो यू टी की जगह कितना लिखें n-1 प्लस हाफ ए और n-1 का स्क्वायर, ये हो गया। और इसी तरह से ये s डैश कैसे लिखेंगे, 0 से n तक का डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं, ये घटाना है हमको s डैश में से, तो एक बार लिख देते हैं। चलो ये हो गया u, ये s डैश लिख रहे हैं पहले, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये s डैश है, इसमें से घटाना है s को, मतलब u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर, ये चीज को घटाना है ना। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, इसको एक्सपेंड करें, यू एन माइनस ये क्या हो गया यू और प्लस हाफ ए और एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, है ना। n प्लस 1 का n-1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो कुछ चीजें तो कैंसिल हो रही ना, यहाँ पर ये प्लस में यू एन है और यहाँ पे माइनस में यू एन है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हाफ ए एन स्क्वायर है और यहाँ पर भी हाफ ए एन स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया वो लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा और प्लस हाफ ए 2n-1, ये हो गया, है ना। देखो यहाँ पे यहाँ हाफ ए 1 माइनस 2n लिखा हुआ है और यहाँ पर एक माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई करके 2n-1 लिख दिया उसको, तो ये एस nth हो गया, है ना। तो होता ये है कि इसको, ये फॉर्मूला हो गया एक, है ना। तो ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जैसे n का वैल्यू, जैसे हम कोई कहे कि नहीं 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये nth मतलब 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो जो वैल्यू है n का वो यहाँ पुट किया जाए, यहाँ पे 5 पुट किया जाए, आंसर आ जाएगा। u लिखा जाए प्लस हाफ ए 2 इंटू 5-1, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला भी हो गया। तो ये चार जो इक्वेशंस हम लोग सीखे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हम लोग यूज किया जाएगा जब कभी भी क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना ही एक इसका कंडीशन है, तभी ये सब ट्रू होंगे। अच्छा, ये जो इक्वेशंस हम लोग सीखे थे ना, वैसे यहाँ पे ये जो देखो लिखा है, v लिखा है, u लिखा है, a लिखा है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो और प्रॉपरली इनको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ वेक्टर साइन लगाना चाहिए, नहीं तो वो लगा के लिखा हुआ है, आपके नोट्स में दिया गया है, v वेक्टर इज इक्वल टू, v मतलब फाइनल वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, u मतलब इनिशियल वाली वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर्स हैं तो इनको बाकायदा एरो लगा के लिखा गया है यहाँ पे, ताकि ध्यान रहे कि ये वेक्टर्स हैं, गलती ना हो आगे चल के। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर v स्क्वायर था ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर की जगह देखो v डॉट v लिख दिया। अच्छा, v डॉट v इज सेम एज मॉड v स्क्वायर, नहीं
वेक्टर v डॉट वेक्टर v करेंगे तो दैट इज सेम एज मॉड v स्क्वायर, है ना। मॉड ए मॉड v cos थीटा होता है और दोनों वेक्टर सेम है तो cos 0 1 हो गया, तो मॉड ए इंटू मॉड v मतलब मॉड v का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया v डॉट v इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s हो गया, और एस nth वाला जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। थोड़ा सा ये वाली बात जो हम अभी बोल रहे थे उसको ध्यान दिया जाएगा कि इस यहाँ जो s लिखा हुआ है और जो यहाँ s लिखा हुआ है दोनों में डिफरेंस है ना। अच्छा एक बात, चलो एक बात और बोलते हैं, ये जो v लिखा हुआ है ये वैसे तो इसको हम लोग बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी, नहीं इसको ठीक से बोला जाए ये कब की वेलोसिटी है, ये t टाइम वाली वेलोसिटी जो t यहाँ पर लिखा है उस टाइम पर कितनी वेलोसिटी हो गई वो v है ये, और ये जो u लिखा है ये क्या है, t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है। ये जो a लिखा है ये क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, ये वाला एक्सेलरेशन है a। यहां पर जो s लिखा है ये क्या है, t इक्वल टू 0 से लेके यहां जो टाइम लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 0 से लेके t तक का डिस्प्लेसमेंट है ये s। यहां जो u लिखा है वो क्या है, t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन। यहाँ पर v है t टाइम पर वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट s हो चुका था उस समय की वेलोसिटी, ये है t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ जो s nth लिखा है वो लिखा है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, nth सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है, कब से कब तक का, t इक्वल टू n माइनस 1 से लेके t इक्वल टू n तक का, वो जो एक सेकंड का इंटरवल है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यहां पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा है अगेन ये वही है जो यहां पर इनिशियली यहां पर मिला था, मतलब कि t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी, ये ध्यान रखेंगे। ये जो यहां पर जो u लिखते हैं वो t इक्वल टू 0 वाली ही वेलोसिटी, जो u यहां पर ऊपर सारी इक्वेशन में है ना वही u यहां पर भी है ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि जब ये डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं t इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर t इक्वल टू n तक का तो ये वेलोसिटी भी t इक्वल टू n माइनस 1 वाली होगी, नहीं, डेरिवेशन में तो ऐसा नहीं लिखे हम लोग, ये तो इनिशियल वेलोसिटी लेके चल रहे थे, तो t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है ये n वही वाला n है जो s nth यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो उसका n जो है वो यहाँ पुट कर दिए। जैसे अगर 5th सेकंड है तो यहाँ 5 पुट करेंगे, फिर 8th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे, है कि नहीं। तो ये बात है, तो ये जो इक्वेशन है इनके बारे में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये सब बात की हम लोग, और इनको यूज किया जाएगा अब हम लोग क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बड़े ध्यान से इनको यूज करेंगे हम लोग। ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है मैंने आपको बताया कि कब की हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनको ध्यान से मतलब मिक्स नहीं करेंगे नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा एक चीज और बोले कि ये सारे जो है वेक्टर्स हैं तो थोड़ा ध्यान इस बात का भी रखना होगा डायरेक्शन का, है ना। डायरेक्शन का ध्यान रख के ही वेक्टर्स को जोड़ा या घटाया जाता है, बिना डायरेक्शन का ध्यान दिए अगर जोड़ दिए घटा दिए तो मतलब गड़बड़ हो सकती है कि नहीं, गलती हो सकती है। तो अब जैसे यहाँ पर ये जब जोड़ना है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पर करना है ना, तो u इज ए वेक्टर, ए टी इज ए वेक्टर, तो जोड़ते वक्त जरूर सबका डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि कैसे भी जोड़ दें, नहीं वेक्टर्स हैं तो जरूर डायरेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते समय ये सब बातें और क्लियर होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करके पहले कुछ बातें लिखी हुई हैं। These equations are valid only if a vector remains constant throughout the motion। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशंस वैलिड है, नहीं तो फिर ये इक्वेशंस आप नहीं यूज कर सकते। देखो डेरिवेशन में भी इस बात को यूज किए हैं हम लोग कि a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तभी ना बाहर लिए, नहीं तो बाहर नहीं ले पाते आप। यहाँ पर a था, इसको बाहर तभी ले पाएंगे अगर कांस्टेंट हो। तो these equations are only valid if a vector remains constant throughout the motion। एक बात हुई। फिर उसके बाद सेकंड, इन द अबव 5 नहीं, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए ना, ये सही कर लीजिएगा इसको, ये 4 इक्वेशंस है 5 नहीं। इन द अबव 4 इक्वेशंस ऑल क्वांटिटीज आर वेक्टर्स एक्सेप्ट टाइम, यहाँ जो टाइम है उसको छोड़ के बाकी सब वेक्टर्स हैं। सो दे विल बी यूज्ड विद प्रॉपर डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखा जाएगा इक्वेशंस यूज करते समय। चलिए ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन है, particle is moving with initial velocity this much and acceleration is this, find displacement of the particle after 2 seconds। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी 3D में लिखा हुआ है 10i कैप 10j कैप 10k कैप, मतलब कि 3D में वेलोसिटी है कुछ, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज -10k कैप,
अच्छा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी देखो कुछ और है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और है ना। सो इमेजिन करो ये वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, तो 3D में कहीं जा रही होगी, और ये तो z डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ नहीं, माइनस z की तरफ है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज -10 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए, देखो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, एक्सेलरेशन है ना। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर ये हो गया -10 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताना है आपको कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा, ये इक्वेशंस यूज करने से पहले जरूर सोचा जाएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, तभी ये इक्वेशन यूज करनी है। ये एक्सेलरेशन जो दिया है ये कांस्टेंट दिया, देखो -10 के कैप, इसमें 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, ऑब्वियसली कांस्टेंट है, और माइनस के कैप डायरेक्शन है, -z डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी सेम है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, ऐसे लिखने का मतलब 2 सेकंड बीतने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, मतलब t=0 से लेके t=2 तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सूटेड इक्वेशन कौन सा हो गया, ये सेकंड वाला इक्वेशन, ut + ½ t स्क्वायर वाला, और हम इसको यूज कर लेते हैं। चलिए, तो हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है कि u कितना हो गया, 10 i कैप 10 j कैप प्लस 10 k कैप, और एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा है -10 k कैप, और टाइम इंटरवल है 0 से लेके 2 सेकेंड, और हमको डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी, ये वाला इक्वेशन यूज करना है, ½ a t²। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है वो पुट कर देते हैं u वेक्टर की जगह, 10 i कैप 10 j कैप प्लस 10 k कैप पुट कर दिया, टाइम इंटरवल जितना है 2 सेकेंड का वो पुट कर दिया, प्लस ½ at² -10 k कैप t की जगह पे 2 लिखना है ना, 2 सेकेंड 2 स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, देखो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 20 i कैप, यहाँ ये 2 जो है इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया अंदर ले जा रहे हैं, प्लस 20 j कैप प्लस 20 k कैप हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर ये 2 और इसमें से एक 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर है ना, एक 2 कैंसिल कर लेंगे तो -20 k कैप बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू 20 i कैप प्लस 20 j कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जो पूछा गया हमसे, ये आंसर है 20 i कैप प्लस 20, ये 20 k कैप और 20 k कैप कैंसिल हो गया ना, प्लस में माइनस में, तो ये आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन किए हम लोग इन इक्वेशंस को यूज करके। अब देखो अगेन एक नोट लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन पाथ फॉलोड इज आइदर ए स्ट्रेट लाइन और ए पैराबोला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, आगे तक यूज करेंगे इसको। तो ये यहाँ पर ये कहा गया है कि जब एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होता है किसी मोशन में, तो जो पाथ फॉलोड होगा पार्टिकल का वो दो ही हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या पैराबोला, तीसरा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बढ़िया बात है ना, अगर हमको पहले से पता है कि यार इन्हीं दोनों में से कोई पाथ हो सकता है, तो इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, फिक्स हो गया कि दो ही पाथ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है या पैराबोला, तीसरा कुछ नहीं होता, है ना। और अच्छा, क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्यों दो ही पाथ होते हैं, ये सब बात भी हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आगे चल के हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ देखो दो ही होते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन अभी से इसको समझ के रखा जाए, ये बात को अभी से यूज किया जाए, क्या कि अगर एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा तो पाथ दो ही तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है या पैराबोला। हम एक एग्जांपल से आपको ये चीज को बताते हैं, अभी से बता सकते हैं। देखो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मोशन कहां देखने को मिलेगा आपको, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाए, छोड़ दिया जाए हवा में, तो उस पे उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है जी और डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स, जी मतलब 9.8 नहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होता है और डाउनवर्ड होता है। अच्छा, तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मैग्नीट्यूड में 9.8 कांस्टेंट है और डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स है कि नहीं। अच्छा, पहले एक बात बोलते हैं फिर इस पे वापस आते हैं। देखो होता क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी लिखते हैं,
हाइट के साथ वैरी भी करता है। आगे के चैप्टर्स में आपको सिखाया जाएगा कि जैसे जैसे हाइट हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर अगर चलते जाएं, तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी का वैल्यू 9.8 से कम होते जाता है धीरे धीरे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ जो होगा वो जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बॉडी के ऊपर वो भी कम होते जाता है। तो लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल सारे पर्पसेस के लिए जी का वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो लॉजिक उसके पीछे ये है कि अगर आप अर्थ के सरफेस से थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, कुछ मीटर्स ऊपर जाते हैं, 10 मीटर गए, 20 मीटर गए, 50 मीटर गए, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता जी में, है ना। जी वैरी कुछ खास नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, तब तो जी वैरी बहुत ज्यादा कर जाएगा, है ना। तब तो आपको जी कांस्टेंट आप नहीं ले पाओगे, 9.8 उसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले पाओगे, वैरी कर जाएगा, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली बात हो जाएगी वहां पे। लेकिन जब आप कुछ मीटर्स में जा रहे हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जी को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम लोग जितने भी प्रैक्टिकल पर सिचुएशन सॉल्व करते हैं, बॉल को फेंका, बॉल को छत से गिराया, या जो भी है, तो ये सब के लिए जी को हम लोग यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। अच्छा, कब जी को कांस्टेंट नहीं मानेंगे मानेंगे कितना हाइट पे जाने पर? तो कहा गया कि जब जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो जाए। रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना 6400 किलोमीटर, तो उसके कंपेरेबल जब दूरी पे, सरफेस से इतना दूर पे चले जाएंगे ना, तब बोलेंगे कि हाँ अब हम लोग जी को कांस्टेंट नहीं ले सकते। कुछ मीटर्स में है हाइट जो, तो फिर हम लोग जी को यूनिफॉर्म ले सकते हैं। एनीवे, हम वापस आते हैं अपनी बात पे। तो ये सब बातें हम लोग को ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करनी है ना, तो हम थोड़ा सा बोल दिए इसके बारे में भी। इस चैप्टर में तो हम लोग को सारा जहाँ जहाँ कहीं भी जी लिखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो वापस आते हैं। हम कह रहे थे आपसे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन का रियल लाइफ एग्जांपल आपको देखना हो, तो आप किसी चीज को हवा में उछाल दीजिए, है ना। तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जी डाउनवर्ड्स, और उसका मोशन आप देख सकते हैं। तो हमने कहा कि दो ही तरह के मोशन होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है पैराबोला। पाथ दो ही तरह के होते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल्स बताते हैं। एक कोई बॉल लीजिए, उसको ग्रेविटी में सीधा ड्रॉप कर दीजिए, रेस्ट से छोड़ दीजिए, तो उसका पाथ कैसा हो गया? सीधे गिरेगा स्ट्रेट लाइन पे, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा, एक बॉल लीजिए, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कैसे पाथ पे जाएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा। तीसरा, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए, तो पाथ कैसा होगा? अगेन स्ट्रेट लाइन, सीधा जाएगा और सीधा वापस आएगा। और एक ही केस बच गया कि किसी बॉल को लीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, वर्टिकल से किसी एंगल पर थ्रो कर दीजिए, तो पाथ कैसा हुआ? पैराबोलिक, है कि नहीं। तो दो ही तो पाथ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, तीसरा कुछ होता नहीं है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पर इस नोट में। When a body moves under constant acceleration, its path followed is either a straight line or a parabola. दो ही होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता। The path followed is a straight line if either initial velocity is zero or initial velocity is collinear with acceleration vector. कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन कब होता है? इन दोनों में भी अब देखो अलग अलग कर लिए। पहले तो बोले कि सिर्फ दो ही होते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। कब स्ट्रेट लाइन, कब पैराबोला, अब इसकी बात हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन कब लिखा है? आइदर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और इनिशियल वेलोसिटी इज कोलिनियर विद एक्सीलरेशन वेक्टर, जो अभी हम आपको एग्जांपल बता रहे थे कि स्ट्रेट लाइन कब कब था। कोई स्टोन लीजिए, कोई पत्थर लीजिए, उसको ड्रॉप कर दीजिए सीधा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ दीजिए, तो स्ट्रेट लाइन पे गिरेगा। फिर या उसको वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करिए, मतलब एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ है ही, थ्रो भी किए नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी दिए नीचे की तरफ, तो जब उसका इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन की तरफ है तो स्ट्रेट लाइन। या उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिए, एक्सीलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड और थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक्सीलरेशन के ठीक उल्टे डायरेक्शन में थ्रो कर दिए, वेलोसिटी दे दिए। मतलब कि क्या, वेलोसिटी कोलिनियर हो जाए एक्सीलरेशन के, दोनों को कोलिनियर बोलते हैं ना। अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन की तरफ है तो भी बोलेंगे वेलोसिटी कोलिनियर है एक्सीलरेशन के, और वेलोसिटी एक्सीलरेशन का ठीक उल्टा है तो भी बोलेंगे कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन का कोलिनियर है। तो यहां पर लिखा है वेलोसिटी इज कोलिनियर विद एक्सीलरेशन वेक्टर, ऐसे केस में भी स्ट्रेट लाइन होता है। इन ऑल अदर केसेस पाथ विल बी पैराबोलिक, बाकी किसी डायरेक्शन में थ्रो कर दिए तो पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये बात है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में पाथ कैसा कैसा होता है।
अच्छा, तो हमने कहा कि जब दो ही तरह का पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, तो दोनों को अलग अलग स्टडी कर लिया जाए, है ना। तो पहले स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। तो उसको हम लोग इस हेडिंग के अंडर में पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है ना। अब जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, हम लोग चाहें तो उसी लाइन को एक्स एक्सिस या उसको वाई एक्सिस कुछ मान सकते हैं ना। तो एज एन ऑब्जर्वर आप चाहे तो उसको एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, नहीं। तो जो मान लिया तो उस डायमेंशन का मोशन हो गया। मान लो उसको एक्स एक्सिस मान लिया तो एक्स एक्स डायमेंशन का मोशन हो गया। या अगर जिस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है उस लाइन को वाई वाई एक्सिस मान लिया तो वाई के अलोंग मोशन हो रहा है। तो वन डायमेंशन का मोशन इसको कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखा है फॉर मोशन इन वन डायमेंशन वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन बाय प्लस और माइनस साइन एज डिसाइडेड बाय द ऑब्जर्वर। इसको पहले समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे पहले कि वेक्टर्स में उनका जो साइन होता है प्लस या माइनस, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसलिए वही बात एक तो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो डायरेक्शन है वेक्टर्स का वो साइन से हम लोग प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए कि टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में कोई वेक्टर हो, है ना, एक्स के अलोंग ना हो, वाई के अलोंग ना हो, जेड के अलोंग ना हो, किसी थ्री डी में वेक्टर हो, कहीं और पॉइंट कर रहा हो, एक्स के अलोंग पॉइंट ना कर रहा हो, वाई के अलोंग पॉइंट ना कर रहा हो, जेड के अलोंग नहीं पॉइंट कर, कहीं और पॉइंट कर रहा हो, तो उसका डायरेक्शन सिर्फ प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते। आपको कुछ लिखना पड़ेगा, इतना आई कैप, इतना जे कैप, इतना के कैप, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं, एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना, है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई वेक्टर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई और जेड में नहीं, एक्स के अलोंग है कोई वेक्टर अगर, तब तो उसका जो डायरेक्शन है वो सिर्फ साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैप लिखने, जे कैप लिखने का कोई मतलब उतना वो नहीं रहेगा। हम कह रहे हैं कि केवल एक्स के अलोंग ही मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वर अपने से डिसाइड कर सकता है और बता दे कि हम जो है पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर कोई वेक्टर होगा तो उसको प्लस से उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव एक्स की तरफ अगर कोई वेक्टर होगा तो उसको माइनस से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा अगर डिसाइड करके आप बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा, और वेक्टर्स का डायरेक्शन आप आराम से बता पाएंगे, है कि नहीं। अब जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि प्लस एक्स की तरफ अगर वेक्टर है, नहीं, लेकिन ये सब तभी होगा अगर मोशन एक ही डायमेंशन में हो रहा हो, थ्री डी में ना हो रहा हो, नहीं। तब सिर्फ एक ही डायमेंशन में मोशन हो, जैसे कि मान लो सिर्फ एक्स डायमेंशन में अगर मोशन हो रहा है, तो हम अगर बोल दें कि चलो प्लस एक्स की तरफ जब भी कोई वेक्टर होगा तो आप प्लस साइन से उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करिएगा, माइनस एक्स की तरफ होगा तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करिएगा। तो मान लीजिए कभी वेलोसिटी कोई मिली और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है ईस्ट, सॉरी प्लस एक्स की तरफ, है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो उसका डायरेक्शन लिखना हो और मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे +10। हो गई बात, प्लस से डायरेक्शन मिल गया और 10 से मैग्नीट्यूड मिल गया। उस तरह से अगर माइनस एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी है और उसको उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख देंगे -10, माइनस से डायरेक्शन हो गया और 10 से मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रही होगी शायद आपको, हम क्या कह रहे हैं। लेकिन ये सब तब करेंगे अगर वन डायमेंशन का मोशन हो ना, क्योंकि थ्री डी में हुआ तब तो फिर एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना, सब बताना पड़ेगा ना। अब कोई कहे कि नहीं, ईस्ट वेस्ट वाली जो लाइन है केवल इस लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा है, और हम पहले से डिसाइड कर लें कि ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे हम लोग और वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो अगर कोई वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड तो हम लिखेंगे +10, और मान लो कोई वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कोई भी वेक्टर, मान लो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है वेस्ट डायरेक्शन में, और उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख देंगे -5। बस इससे बात हो गई, माइनस से डायरेक्शन मिल गया, 5 से मैग्नीट्यूड मिल गया। तो हम लोग को आई कैप, जे कैप, के कैप बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बात कर सकते हैं। तो हम लोग वन डायमेंशन का मोशन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें हम लोग ऐसे ही किया जाएगा। अब जैसे ये जो इक्वेशंस हैं इनको अगर हम लोग यूज कर रहे होंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है। अब आई कैप जे कैप का चक्कर हटा रहे हैं हम,
है ना, सिंपली प्लस या माइनस लिख के उनको सॉल्व किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर v इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे +10 -5t, ऐसा कुछ लिखेंगे, है ना, डायरेक्शन को प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हुए। चलिए अच्छा, अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ ए ट्रेन इज, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, टेकिंग पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला है ना, तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन पता करना है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये पता करना है। इफ ए ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड स्पीडिंग, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और उसका स्पीडिंग मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन है। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है और ईस्ट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है, तो उसका वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं, और स्पीडिंग मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा, ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, है ना। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड स्लोइंग डाउन, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी तो ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन स्लोइंग डाउन उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन को ही यहाँ पे देखो पॉजिटिव लेने को कहा है, लेकिन स्लोइंग डाउन इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जरूर उल्टे डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तब ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में है और ईस्ट को पॉजिटिव लिया मतलब वेस्ट को नेगेटिव डायरेक्शन लिया, तो एक्सेलरेशन का साइन यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आई बात। यहाँ पर हम एक बार देखो, चलो वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव किस केस में, ये यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, है ना। ये जो पहला था ये वाला पार्ट, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, दूसरा वाला पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब तीसरा पार्ट की बात हो रही है, गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहे थे मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, नेगेटिव है, तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है थर्ड पार्ट में, और यहाँ पे लिखा एंड स्पीडिंग। अच्छा, अगर वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है और वेलोसिटी वेस्ट के डायरेक्शन में ही बढ़ भी रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा, और वेस्ट को नेगेटिव लेना है, इसलिए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, है ना। फिर ये गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड स्लोइंग डाउन, वेलोसिटी वेस्ट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इसका मतलब नेगेटिव है, फोर्थ वाले पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव है, एंड स्लोइंग डाउन वेलोसिटी वेस्ट डायरेक्शन में है और धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जरूर इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, है ना। तो देखो एक चीज बताते हैं यहाँ पे, देखो पहले तो इस वाले पहले वाले केस में देखो स्पीडिंग है ना, दूसरे वाले केस में स्लोइंग डाउन है मतलब डी एक्सेलरेट कर रहा है, तीसरे वाले केस में स्पीडिंग अप है, और चौथे वाले केस में स्लोइंग डाउन है, डी एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो जब हम कहते हैं रिटार्डेशन, है ना, या डी एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो इसमें रिटार्डेशन किसमें है, इस वाले केस में और इस वाले केस में, मतलब सेकंड वाले केस में और फोर्थ वाले केस में रिटार्डेशन है, स्लोइंग डाउन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। और देखो सेकंड वाले केस में यहाँ पर ये देखो माइनस साइन है एक्सेलरेशन का, और यहाँ पर ये प्लस साइन है एक्सेलरेशन का, फोर्थ वाले केस में, है ना। देखो ये सब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार हमने देखा है कि बच्चों के मन में रहता है कि रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव तो डायरेक्शन होते हैं, है ना। अब जैसे यहां पर भी देखो सेकंड वाले केस में भी रिटार्डेशन हो रहा है और फोर्थ वाले केस में भी रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और फोर्थ वाले केस में पॉजिटिव है,
है कि नहीं। तो रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन का मतलब फिर होता क्या है? रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का घटना, है ना। जैसे यहाँ लिखा है स्लोइंग डाउन और यहाँ लिखा है स्लोइंग डाउन, यही रिटार्डेशन, मैग्नीट्यूड का घटना। साइन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, साइन तो डायरेक्शन से होता है। अब जैसे इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था वेस्ट, सेकंड वाले में एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में था इसलिए नेगेटिव है, और फोर्थ वाले में एक्सेलरेशन ईस्ट डायरेक्शन में था इसलिए पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो डायरेक्शन होते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये बात की हम लोग, और अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 20 सेकेंड्स। रेस्ट से शुरू करता है कोई पार्टिकल और 20 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1 एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2। पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x1 और अगले 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x2। तो इसमें बताना है आपको फाइंड x1 बाई x2, x1 और x2 का रेशियो बताना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, देखो लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 20 सेकेंड। रेस्ट से शुरू कर रहा है। अच्छा, हमको कैसे पता कि स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा होगा? थोड़ी देर पहले अभी बात हुई थी, कोई चीज रेस्ट से शुरू करे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन हो तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा होगा, रेस्ट से शुरू किया था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं कुछ इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ए है, और वो कहा गया कि 20 सेकंड का मोशन है। पहले 10 सेकंड में वो x1 दूरी चलता है और अगले 10 सेकंड में x2 दूरी चलता है ना। अच्छा, ये यूनि डायरेक्शनल मोशन हो गया नहीं। तो यूनि डायरेक्शनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यूनि डायरेक्शनल मोशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख सकते हैं। वो जो चारों इक्वेशंस है ना, वो वेक्टर इक्वेशंस हैं जो हम लोग ऊपर डिराइव कर रहे थे ना, वेक्टर इक्वेशंस हैं। तो इसलिए जब कभी उसमें हम लोग s के लिए कोई इक्वेशन लिखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में x1 और x2 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, x1 डिस्टेंस चला, x2 डिस्टेंस चला। तो थोड़ा ये बात करनी होगी ना हम लोगों की, इक्वेशन यूज करेंगे तो वहां तो डिस्प्लेसमेंट यूज करना है और यहाँ तो डिस्टेंस लिखा है। नहीं, ये एक्चुअली यूनि डायरेक्शनल मोशन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा, तो चलिए, अच्छा हम लिखते हैं। तो अगर इसी डायरेक्शन को जिधर की तरफ वो जा रहा है उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया जाए, तो पहले 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस x1 और यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस x2, है कि नहीं। अच्छा, चलिए तो इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं हम। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 तक के मोशन के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्लस x1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से शुरू किया था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कुछ a मान लिए अननोन, टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 50a। इक्वेशन 1 बना लिए इसको। देन यहां से यहां तक के मोशन के लिए x2 डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो, एक तो तरीका ये हो सकता था कि अगर हमको यहां से यहां तक का मोशन डिस्कस करना है, यहां से लेके यहां तक का मोशन डिस्कस करना है, तो यहां पहुंचने पर वेलोसिटी उसकी थी कितनी वो लिखा जाता है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे इस मोशन के लिए, है कि नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 20 तक का मोशन डिस्कस कर लेंगे। पूरा इनिशियल यहां से लेके यहां तक के मोशन के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। चलो, हो जाएगी बात, लिखने जा रहे हैं। तो फिर से t इक्वल टू अब 0 से लेके 20 तक का मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया देखो, t इक्वल टू 0 से 20 तक में यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो x1 प्लस x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से शुरू किया था, प्लस हाफ एक्सीलरेशन इज 8, टाइम इंटरवल इज 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर।
तो x1 प्लस एक्स टू यहाँ से आ जाएगा कितना, x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 a, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हमें x1 बाई एक्स टू पता करना है। अच्छा, इक्वेशन 1 में जो x1 लाए थे हम लोग 50a, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं 50a, तो x2 मिल जाएगा। तो ये हो गया 50a प्लस x2 इज इक्वल टू 200a, तो यहाँ से x2 हो गया 150a, है ना। अब x2 इतना है और x1 लाए थे हम लोग 50a, तो हमको बताना है x1 अपॉन x2, तो ये हो गया 50a अपॉन 150a, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर ये x1 बाई एक्स टू पता करना था, तो ये आंसर हो गया हमारा। और हम लोग अभी तक ये सीखे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो है वो कहाँ से आई और उनको कैसे यूज करते हैं, है ना। अभी हम लोग का आज का लेक्चर और यहीं पर हम लोग आप फिनिश किया जाए। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाए, क्योंकि ये बात शुरू होगी तो फिर कंटिन्यूएशन में इसको रखा जाएगा। बीच में ब्रेक करने का कोई सेंस नहीं। अभी आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा कम बचा है ना। ठीक है, चलिए।